क्लास में हमने किया था फंड बेस अकाउंटिंग। आज उसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे हम, राइट। फंड बेस अकाउंटिंग, मैंने आपको बताया था कि फंड बेस अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है। हर फंड अपने आप में एक अलग अकाउंटिंग इक्वेशन है, एक अलग बैलेंस शीट है, चाहे तो हम उसका एक अलग ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। बस कंडीशन क्या है कि हमारे पास उसका बैंक बैलेंस या कैश भी सेपरेटली रिकॉर्डेड है। यदि हमने उसे जनरल कैश में मिला दिया तो फिर बस वो कैश अकाउंट हम नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि वो तो जितने भी उस एनपीओ में कैश ट्रांजैक्शन है उसके बाद का कैश बैलेंस है, खाली उस फंड से रिलेटेड कैश का बैलेंस है। लेकिन हम स्पेशल अकाउंट मेंटेन करते हैं उस फंड की कैश का या बैंक का, तो फिर ये हमारा एक कंप्लीट ट्रायल बैलेंस बनेगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए ट्रायल बैलेंस, ये ट्रायल बैलेंस है। डेट ले लेते हैं मार्च 31, 2020, राइट। हमसे कहा जाता है ये हमारे बैलेंसेस हैं, डेबिट क्रेडिट। हमारे पास एक प्राइस फंड है, क्रेडिट बैलेंस होगा हमेशा, ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके बाद हमारे पास है प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, 50,000। प्राइस फंड बैंक, प्राइस फंड बैंक हमने अलग से सेपरेट अकाउंट बनाया हुआ है जिसमें बैलेंस है 10,000। प्राइस फंड एक्सपेंसेस या प्राइस एक्सपेंसेस 30,000, राइट। इसको हम थोड़ा बढ़ा लेंगे, 25। हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट 5,000, राइट। तो देखिए ट्रायल बैलेंस मैच हो रहा है क्योंकि मैंने प्राइस फंड बैंक बैलेंस सेपरेटली लिया है। अब हमको एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा है एक्रूड इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट ₹1,000। शो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमको ये सारे ट्रांजैक्शन दिखाने हैं, राइट। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ये कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो आएंगे नहीं क्योंकि स्पेशल फंड है। डायरेक्ट बैलेंस शीट में दिखा दें। बैलेंस शीट में देखिए, बैलेंस शीट एज एट मार्च 31, 2020। हाँ जी, प्राइस फंड 1 लाख, एक्सपेंसेस, हाँ जी, प्राइस एक्सपेंसेस 30,000 डिक्रीज हो गए। क्यों हो गए? आपको बताया था प्राइस एक्सपेंसेस एक नॉमिनल अकाउंट है, ये क्लोज होना चाहिए। क्लोज करने के लिए क्या एंट्री थी? प्राइस फंड अकाउंट डेबिट प्राइस एक्सपेंसेस। तो प्राइस फंड को डेबिट करना है मतलब कम करना है, एक्सपेंसेस अकाउंट यहाँ खत्म हो गया 80,000, राइट। फिर उसके बाद जो भी इनकम होगी वो भी ट्रांसफर होगी प्राइस फंड में। इंटरेस्ट ऑन पीएफआई अकाउंट डेबिट टू प्राइस फंड टू पीएफ, तो ऐड कर देंगे
इंटरेस्ट ऑन PFI दैट इज 5000। इसके बाद ये 1000 ट्रायल बैलेंस से बाहर है, इसकी जर्नल एंट्री अभी हमें करनी है। ये बैलेंसेस थे ये, और ये ट्रांजैक्शन है। अब इसे रिकॉर्ड करेंगे कैसे? अब एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड, और इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड को फिर से क्लोज करें, डायरेक्ट एंट्री कर दी, समझ लो एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्राइस फंड। तो प्राइस फंड में एक्रूड इंटरेस्ट और ऐड हो गया 86,000। PF इन्वेस्टमेंट 50,000, PF बैंक ये 70 और 76, PF बैंक 25, राइट। और एक्रूड इंटरेस्ट ये मत भूलिएगा, डबल एंट्री पूरी करनी है भाई। एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्राइस फंड, राइट, 1000। तो हमारी बैलेंस शीट मैच इसलिए हो रही है क्योंकि हमारे पास प्राइस फंड बैंक का बैलेंस अलग से। हाँ जी, क्लियर है। तो इस तरीके से हम इसको शो करते हैं। अब एक और एग्जांपल लेंगे जिसमें हमारे पास प्राइस फंड बैंक बैलेंस नहीं है, तो फिर ट्रायल बैलेंस कोई मैच हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, और हम कुछ ज्यादा ट्रांजैक्शन लेंगे एक पर्टिकुलर ईयर के। ये प्राइस फंड वगैरह ये कंटिन्यू भी रह सकते हैं, जैसे ये अगले साल फिर से कंटिन्यू हो गया, 76,000 का बैलेंस है इसमें, अगले साल फिर से इसके अंदर इन्वेस्टमेंट हो सकती है, एक्सपेंसेस हो सकते हैं, कुछ भी, राइट। तो देखिए जरा एक और एग्जांपल लेंगे, इसी को हम चलिए हमको गिवन है टूर्नामेंट फंड। टूर्नामेंट फंड 1 लाख, ये बैलेंस है हमारा मार्च 31, 2019, राइट। TFI टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट है हमारी 60,000। इसके बाद हमको गिवन है ड्यूरिंग द ईयर amount received against tournament fund ₹70,000, investment purchased ₹30,000, expenses on tournament ₹80,000। Proceed from sale of tournament tickets ₹20,000, interest received ₹10,000 and
accrued rupees 5,000. Expenses on price distribution. Expenses on price distribution. Rupees 8,000. राइट, अब हमको इसको दिखाना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो देखिए कैसे दिखाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। बैलेंस शीट, सबसे पहले टूर्नामेंट फंड 1 लाख, प्रीवियस बैलेंस ये ड्यूरिंग द ईयर 1920। आपको जो बैलेंस गिवन है उससे अगले साल क्या हुआ ये बताया है। तो हम बैलेंस शीट बना रहे हैं एज एट मार्च 31, 2020। टूर्नामेंट फंड पहले से था 1 लाख, एडिशन हुआ, नए फंड और मिले 70,000, राइट। और इसके अलावा प्लस 70,000 इन्वेस्टमेंट वर परचेज। तो इसका मतलब TFI जो पहले 60 थी उसके बाद और हमने 30 की परचेज कर ली, तो ये हो गई 90,000, राइट। इसके बाद इन्वेस्टमेंट परचेज 60 प्लस 30। एक्सपेंसेस क्या होंगे माइनस, कितने एक्सपेंसेस हैं 80,000 माइनस 80,000। ऑल एक्सपेंसेस शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द फंड इटसेल्फ। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट, उस फंड की वजह से यदि कोई भी इनकम जनरेट हुई है तो वो इनकम भी टूर्नामेंट फंड में ऐड होनी चाहिए। मतलब वो अमाउंट जो आपको रिसीव हुई है वो भी उसी पर्पस के लिए यूज होनी चाहिए जिस पर्पस के लिए वो फंड है, राइट। तो सेल ऑफ टिकट्स, हाँ जी, 20,000 प्लस 20,000। इंटरेस्ट रिसीव्ड 10,000 एंड एक्रूड इंटरेस्ट रिसीव हुआ, जो भी इंटरेस्ट रिसीव होगा, जो भी इनकम जनरेट होगी वो टूर्नामेंट फंड में ऐड होगी। इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू टूर्नामेंट फंड। लेकिन ये अभी आउटस्टैंडिंग है, एक्रूड है 5,000, तो एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू टूर्नामेंट फंड, तो ये हमारे टूर्नामेंट फंड में और ऐड हो जाएगा 5,000। तो इस तरीके से ये हमारी जो टोटल फिगर हो गई, हाँ जी, $125, ठीक है। अब एक चीज है, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन 8,000, हमारे पास कोई प्राइस फंड नहीं है, हम इसमें नहीं दिखा सकते, तो उसको हमें किसमें दिखाना पड़ेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। प्राइस एक्सपेंसेस 8,000
और यहाँ पर हमारी एक एसेट और है एक्रूड इंटरेस्ट 5000। अब ये मैच नहीं हो रहा, क्यों मैच नहीं हो रहा? क्योंकि हमने बैंक बैलेंस अलग से टूर्नामेंट फंड का नहीं बना रखा, तो इसीलिए वो बैलेंस शीट पूरी फंड की बैलेंस शीट इसलिए मैच नहीं हो रही है। राइट, क्लियर है भाई सबको? कोई भी इनकम किसी भी तरीके से, वो इंटरेस्ट के फॉर्म में हो या सेल ऑफ प्रोसीड ऑफ टिकट्स हो या किसी और वजह से हो उस फंड से रिलेटेड, तो फिर वो इनकम भी उसी फंड में ऐड हो जाएगी। राइट, ये एक्रूड इंटरेस्ट है, डबल एंट्री होती है, एडजस्टमेंट है, आपको याद रखना है हमेशा एक्रूड इंटरेस्ट 5000। क्लियर है? अब मान लीजिए जैसे इनकी मुझे जर्नल एंट्रीज करनी हो, तो मुझे क्या जर्नल एंट्रीज करनी चाहिए? फंड मिला, बैंक अकाउंट डेबिट टू टूर्नामेंट फंड, इन्वेस्टमेंट परचेज की, पीएफआई अकाउंट डेबिट टू बैंक, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, फिर हमको सेल ऑफ प्रोसीड बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ टिकट, फिर इंटरेस्ट रिसीव बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, और प्राइज एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर इनको जो नॉमिनल अकाउंट है उनको राइट ऑफ करने की एंट्री, इस तरीके से हम इसकी एंट्री भी कर सकते हैं। राइट, क्लियर है भाई सबको? हाँ जी। अब इसी में थोड़ा सा चेंज करके, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा चेंज करके एक नया क्वेश्चन बना लेते हैं। राइट, देखिए जरा, एक यहां पर एक्रूड इंटरेस्ट 7000। हाँ जी, तो देखिए जरा, एक नया क्वेश्चन बन रहा है, एक्रूड इंटरेस्ट 7000 और दे दिया, और इसको थोड़ा सा यहां से चेंज किया, इंटरेस्ट रिसीव्ड रुपीज 18,000 एंड accrued at the end rupees 3,000। थोड़ा सा चेंज किया, कुछ ज्यादा चेंज नहीं किया, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन को हटा दिया और उसकी जगह एक accrued इंटरेस्ट यहाँ पर ले लिया। मतलब लास्ट ईयर भी हमारा accrued इंटरेस्ट था 7,000। तो आप एक बात ध्यान रखिए, इंटरेस्ट रिसीव हुआ 18,000, हमको ये एज्यूम करना है कि ये 7,000 जरूर रिसीव हो गए होंगे करंट ईयर में। ऑब्वियस सी बात है, इतना लंबा टाइम तो होगा नहीं ना कि एक साल में भी रिसीव ना हो। तो इसका मतलब करंट ईयर के लिए केवल 11,000 मिले हैं। करंट ईयर के लिए कितने मिले हैं? 11,000, और फिर उसमें 3,000 और एक्रूड हो गए, तो करंट ईयर की इंटरेस्ट इनकम 14,000 है। ये याद रखिए, क्योंकि 7,000 की इनकम को हम लास्ट ईयर में ले चुके होंगे, लास्ट ईयर के टूर्नामेंट फंड में उसे ऐड कर चुके होंगे। तो अब हमको जो यहाँ चेंज करना पड़ेगा, ये इंटरेस्ट रिसीव्ड फॉर 2019-2020 करंट ईयर के लिए कितना मिला है? 18,000 माइनस 7,000, मतलब 11,000। 11,000 कैसे आया? 18,000 माइनस 7,000, राइट। और फिर ये एक्रूड इंटरेस्ट तो है ही अलग से 3,000। अच्छा, अब इसको हमने चेंज कर दिया, ये प्लस 3,000, और यहाँ पर जो एक्रूड इंटरेस्ट है वो आ जाएगा 3,000, बाकी सब कुछ वही रहेगा। हाँ जी, तो अब आप देखिए, इन क्वेश्चंस की तो कोई लिमिट नहीं है, इसमें कुछ भी चेंज कर करके हम नए नए क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन कोई कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होने वाला है। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कभी आपको इनको करने में प्रॉब्लम नहीं आ सकती, चाहे क्वेश्चन कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो। एक्रूड
एक्रूड इंटरेस्ट, कोई और चीजें आपको दे दी चीजें हैं, यदि आपको एक तो उसके लिए आइडेंटिफिकेशन होना बहुत जरूरी है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस कौन सा अकाउंट है वो। यहाँ पर मैं जब लायबिलिटी की बात करता हूँ तो एक बात आपको याद रखना है, लायबिलिटी मतलब यहाँ पर एक ऑब्लिगेशन टू पे नहीं होता, ऑब्लिगेशन टू वर्क समथिंग, ऑब्लिगेशन टू यूज दैट मनी फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, ये ऑब्लिगेशन है। जैसे हम एक लायबिलिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, लायबिलिटी इज एन ऑब्लिगेशन, राइट। लेकिन यहाँ पर जो लायबिलिटी है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताती है कि आपको एक पर्टिकुलर सम एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज करने, स्पेशल फंड है और जनरल फंड है, तो वहां पर जो आपका कैपिटल फंड है वो बताता है कि आपको जिस पर्पस के लिए एनपीओ आपने बनाया है उस पर्पस के लिए उसे यूज करना। अब एक फंड, ये हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जांपल दिया था, अब जरा एक कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जांपल हम ले लेते हैं। हाँ जी, ट्रायल बैलेंस 2020 मार्च 31। हाँ जी, यहां मैं एक बार जनरल फंड 20 लाख, सन्ड्री एसेट्स 20 लाख। आप ऐसा समझ सकते हैं कि मैंने जनरल फंड से रिलेटेड जो बैलेंस शीट है वो पूरी कर दी, डबल एंट्री, सन्ड्री एसेट ले ली जनरल फंड, और अपने स्पेसिफिक फंड की एसेट, इसमें यदि बैंक बैलेंस वगैरह सब कुछ आ गया जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन के पास है, लेकिन उसके पास एक पेवेलियन फंड है, राइट। पेवेलियन फंड है 10 लाख, हमको बताया गया पेवेलियन WI 5 लाख, पेवेलियन फंड इन्वेस्टमेंट, पेवेलियन फंड इन्वेस्टमेंट that is 3 lakh, पेवेलियन फंड बैंक अकाउंट 2 lakh, राइट। इसको हम 2,30,000 कर लेते हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन P पेवेलियन फंड इन्वेस्टमेंट 30,000, और फिर हमको गिवन है एक्रूड इंटरेस्ट ₹5,000। हाँ जी, आप देख रहे हैं बैलेंस शीट मैच हो रही है, क्यों? मैंने पेवेलियन फंड बैलेंस को, बैंक बैलेंस को अलग से रखा हुआ है। अब हमें इसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे जरा देखिए, बैलेंस शीट 2020, हाँ जी, जनरल फंड 20, सन्ड्री एसेट्स, इनमें हमें कुछ करना नहीं, इनको यूं का यूं हमने दिखा दिया। अब जरा ध्यान से देखिए, हमारे पास एक पेवेलियन फंड है, कितना है? 10 लाख, 10 लाख का पेवेलियन फंड है, लेकिन WIP 5 लाख का है। इसका मतलब क्या है? 5 लाख रुपए हम ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं, वो पैसे वो काम उतना हो चुका है, तो आपके पास पेवेलियन फंड 10 लाख रुपए का नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको अपनी 10 लाख की दिखती रहेगी, जबकि हम 5 लाख की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कर चुके हैं अपनी।
लेकिन ये कोई एक्सपेंसिव नहीं है, ये एसेट है, ये हमारी बुक में रहेगी। तो बस हम पेवेलियन फंड से इसलिए इसको जनरल फंड में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि ये एसेट हमें अभी भी यहाँ पर पेवेलियन WIP, पेवेलियन फंड WIP, सॉरी पेवेलियन WIP अभी भी हमको दिखाना है 5 लाख। तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर टू जनरल फंड 5 लाख, और यहां पर ट्रांसफर फ्रॉम पेवेलियन फंड 5 लाख, क्योंकि ये एसेट हमको यूं का यूं अभी रखना है। अब ये एसेट जब बन जाएगी पूरी तो जनरल पर्पस के लिए यूज होगी, जिस पर्पस के लिए ये एनपीओ बनाया गया है, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है 5 लाख रुपए खर्च करने की और बनने, सॉरी इसमें अभी 5 इंटरेस्ट 30,000, ये अकाउंट क्लोज हो गया बाय ट्रांसफरिंग टू पेवेलियन फंड। उसकी इनकम को भी इसी पर्पस के लिए यूज करना है। एक्रूड इंटरेस्ट 5,000, टोटल हो गया 5,35,000। यहाँ पर हमारे पास प्राइस फंड बैंक बैलेंस 2,30,000 और एक्रूड इंटरेस्ट 5,000, 30,35,000। एक चीज और रह गई, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट 3 लाख, 30, 35। तो इस तरीके से हमने 2 टाइप के फंड की बात की। कौन कौन से? एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। दोनों में डिफरेंस क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए सर्विस कंज्यूम हो जाती है। यदि मान लीजिए मेरे पास 1 लाख रुपए का फंड मिला है, जैसे टूर्नामेंट के लिए या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या कोई और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए, तो उसकी सर्विस कंज्यूम हो जाएगी। जैसे ही आपने वो काम खत्म किया, उतने अमाउंट खर्च हो गए, तो वो अकाउंट आपकी बुक में से ही खत्म हो जाएगा, राइट? लेकिन यदि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो वो रहेगा, वो एसेट हमारी खत्म नहीं हो गई। काम जरूर खत्म हो गया है, लेकिन अभी एसेट खत्म नहीं हुई है हमारी, ये बात ध्यान में रखिएगा। आज एमपीओ में जो टॉपिक लेंगे वो है सब्सक्रिप्शन। मैंने आपको बताया था सब्सक्रिप्शन इज एनुअल मेंबरशिप फीस। ये एनपीओ के मेंबर्स को देनी ही होती है, राइट? और ये किसी भी एनपीओ के लिए एक रेवेन्यू अकाउंट है, राइट? रेवेन्यू आपको बताया ही था, मेजर रेवेन्यू आइटम है ये। सब्सक्रिप्शन को बुक्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे दिखाया जाता है? यहाँ आप ऐसा सोच सकते हैं कि स्पेशली क्या किसी रेवेन्यू अकाउंट में होता है, जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस में रेवेन्यू अकाउंट को दिखा देते थे, ठीक है, कुछ एडजस्टमेंट होती थी, वैसी एडजस्टमेंट अब होगी, एक्रूड की, प्रीपेड की, आउटस्टैंडिंग की। तो इसमें अलग क्या है? अलग है थोड़ा सा। क्यों? हमारी बुक कीपिंग एक एनपीओ की कैसे होती है और एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कैसे होती है, उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। मैंने आपको बताया था स्मॉल एनपीओ प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते, लेजर नहीं बनाते हैं। इस साल की बैलेंस शीट बनाए, अगले साल का कैश बुक से रिसीट एंड पेमेंट, फिर बाकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और उनके बेसिस के ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। आपको याद हो
हमने जैसे 11th क्लास में एक एडजस्टमेंट की, रेंट आउटस्टैंडिंग, मतलब रेंट ड्यू बट नॉट पेड, तो हम एंट्री करते थे रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट को रेंट में ऐड कर देते थे P&L में, यदि पहले से होता ना तो, नहीं तो एक सेपरेट अकाउंट दिखा सकते हो रेंट अकाउंट, और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में रेंट आउटस्टैंडिंग। वहां हमने ये नहीं किया कि अगले साल क्या होगा जब वो आउटस्टैंडिंग वाला रेंट पे करेंगे। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में लेजर बनते हैं, लेजर बनाया, रेंट आउटस्टैंडिंग को ब्रॉट डाउन किया एक लायबिलिटी को, जब पेमेंट की वो लायबिलिटी खत्म हो गई, रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, बात खत्म। या जैसे लास्ट ईयर हमारी कोई प्रीपेड रेंट रहा हो, हमने उसकी बुक में एंट्री की हो, तो हमारी एसेट साइड पर होगा प्रीपेड रेंट। अब जब वो सर्विस हम कंज्यूम कर लेंगे, वो एसेट बन जाएगी एक्सपेंसेस, तो एक एंट्री कर देंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड रेंट, वो प्रीपेड रेंट अकाउंट क्लोज हो जाएगा। करंट ईयर का जो रेंट वगैरह पे कर रहे होंगे वो अलग से रिकॉर्ड किया जाता है रेंट अकाउंट में। लेकिन एक एनपीओ के अंदर बैलेंस शीट से अगले साल तो लेजर बना ही नहीं। मान लीजिए सब्सक्रिप्शन जो एक रेवेन्यू है, वो लास्ट ईयर हमारा ड्यू था लेकिन रिसीव नहीं हुआ, वो हमारी एक एसेट थी, उस अकाउंट को तो हमने पोस्ट ही नहीं किया। हम तो जो भी सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ वो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में लिखते गए, चाहे वो पिछले साल का है, चाहे करंट ईयर का है, यहाँ तक कि अगले साल का है, हम तो उसे एक बार को सब्सक्रिप्शन में लिखते जा रहे हैं। सब्सक्रिप्शन रजिस्टर में उसका सेपरेटली हम रिकॉर्ड रखते हैं, लेकिन कैश बुक में तो हम सब्सक्रिप्शन में लिखते हैं, तो लास्ट ईयर का भी उसी में इंक्लूड हो जाएगा। ये हमारी प्रॉब्लम है। हमारे पास जो फिगर गिवन है वो कैश बेसिस के ऊपर है, रिसीट एंड पेमेंट में, लेकिन हमारी अकाउंटिंग तो एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग पर बनता है, तो करंट ईयर में जो सब्सक्रिप्शन अर्न किया है वो आना चाहिए, चाहे वो करंट ईयर में रिसीव हुआ या नहीं हुआ। ये बात आपको याद रखनी है। तो हम 11th क्लास में एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग में भी यही करते आए हैं। अकाउंटिंग एक्रूअल बेसिस, सर्विस कंज्यूम एक्सपेंसिव है ना कि पेमेंट। ऐसे ही रेवेन्यू अर्न रेवेन्यू है ना कि रिसीट ओनली। तो यहाँ पर हमको कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी क्योंकि हमारी अकाउंटिंग उस तरीके से है। एक बात और बता दूं, लास्ट 11th क्लास में जनरली हम आउटस्टैंडिंग और एक्रूअल, आउटस्टैंडिंग को लायबिलिटी के लिए यूज करते गए और एक्रूड को एसेट के लिए। एक्चुअली आउटस्टैंडिंग और एक्रूअल का लायबिलिटी और एसेट से कोई मतलब नहीं होता। आउटस्टैंडिंग का मतलब सिंपली है ड्यू बट नॉट सेटल्ड, ड्यू बट नॉट सेटल्ड, सेटल्ड इन कैश। कहने का मतलब ये है कि चाहे वो इनकम हो, चाहे वो एक्सपेंसेस है, ड्यू तो हो गया लेकिन अभी कैश में सेटल है। और एक्रूड का मतलब है सर्विसेज कंज्यूम या सर्विसेज रेंडर्ड, बस इतना मतलब है एक्रूड का। वहां लेकिन हमने उसे लायबिलिटी और एसेट की तरह यूज किया, तो यहां हम सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज करेंगे लेकिन वो एसेट के लिए होगा। सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड एंड दैट विल बी आवर एसेट, राइट। तो देखिए सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से बनते हैं। शुरू करने से पहले एक चीज और बता दूं मैं आपको, बहुत बार मैंने अपनी क्लासेस के अंदर फॉर और एट, इसका डिफरेंस आप लोगों को बताया है। आज ये शुरू करने से पहले एक बार फिर से वो बता दूं ताकि आपको क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम ना आए। आपको याद हो तो हम प्रॉफिट एंड लॉस के साथ क्या लिखते थे? फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31, 2020, बैलेंस शीट एज एट मार्च 31, 2020। दोनों में डिफरेंस मालूम है आपको? ये फॉर द ईयर एंडेड है, मतलब अप्रैल 1 से लेके मार्च 31 तक उस पीरियड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक पीरियड के लिए होता है और बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ
टाइम पर होती है एज एट, ये बात याद रखिएगा। अब ऐसा क्यों होता है? बहुत सिंपल सी बात है। आप जब किसी से पूछते हो कि भाई तेरी इनकम कितनी है, कितना कमाता है, तो कैसे पूछेंगे भाई कितना कमाता है, एनुअल कितना कमाता होगा, मंथली कितना कमाता है, वीकली पूछ सकते हैं, डेली वेजेस से डेली पूछ सकते हैं, लेकिन इस बात का तो कोई मीनिंग नहीं है कि अभी 10 बजे 11 बजे तू कितना कमा रहा है, इसका कोई मीनिंग। इनकम एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, लेकिन आप किसी से ये अभी पूछ सकते हैं, अभी बिल्कुल अभी इस समय तुम्हारी पॉकेट में कैश कितनी है। तो जैसे इकोनॉमिक्स भी आप पढ़ते होंगे, तो इकोनॉमिक्स में इसे कहा जाता है फ्लो कॉन्सेप्ट और ये है स्टॉक कॉन्सेप्ट। एज एट 2013 से पहले की जो बैलेंस शीट है कंपनी की, उसमें एज ऑन लिख देते थे, लेकिन उसके बाद चेंज किया गया एज एट। क्यों ऐसा? क्या डिफरेंस हो गया एज ऑन और एज एट में? जब हम लिखते थे कि एज ऑन मार्च 31, मार्च 31 2020, कभी भी मार्च 31 को कभी भी एज ऑन का तो यही मतलब होता है कि मार्च 31 की बैलेंस शीट है, लेकिन कब बनाई? मॉर्निंग में बनाई, आफ्टरनून में बनाई, इवनिंग में बनाई। जब हम कह रहे हैं कि बैलेंस शीट एक पॉइंट ऑफ टाइम पर बनती है, तो इसमें तो पता ही नहीं लगता बैलेंस शीट कब बनाई आपने। एक भी ट्रांजैक्शन, एक सिंगल ट्रांजैक्शन आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन को चेंज कर देता है, मतलब बैलेंस शीट को चेंज कर देता है। एक बड़ी कंपनी रिलायंस जैसी में तो एक दिन के अंदर हजारों करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। आपने वो बैलेंस शीट बनाई कब? उसमें तो कोई क्लैरिटी नहीं है। ऑन, इसीलिए इस ऑन को हटाकर एज एट। अब टाइम आ गया इसके अंदर, आप कहेंगे टाइम दिख तो नहीं रहा, एट 6:05 टाइम इसमें इंप्लाइड है। क्या इंप्लाइड है? मार्च 31 को जब आपके बिजनेस आवर क्लोज हुए, ये उस समय की बैलेंस शीट है, उस समय की बैलेंस शीट है, टाइम इंप्लाइड है। उसके बाद उस दिन कोई और ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए, ये मतलब है एज एट, राइट। अब क्यों मैं यहां पर ये एक्सप्लेन कर रहा हूं? जब बैलेंस शीट में कोई समझ लीजिए यहां पर एक डेटर्स हैं 5 लाख रुपए, क्या मैं ये बता सकता हूं ये डेटर 5 लाख रुपए कब के हैं, कितने दिनों से मुझे ये रुपए लेने हैं? क्या ये डेटर 19-20 के हैं, या पहले कोई माल बेचा हुआ उससे पहले के हैं? नहीं, ये देखकर मैं नहीं बता सकता। ये देख के तो मैं एक ही बात बता सकता हूँ, 31 मार्च 2020 को जब मेरे बिजनेस आवर क्लोज हुए, मुझे लोगों से 5 लाख रुपए लेने थे, बस ये मैं बता सकता हूँ। और इसके ज्यादा कुछ इसको देखकर तो नहीं बता सकता कि ये डेटर 1 साल पुराने हैं, 1.5 साल पुराने, 2 साल। ये एज्यूम जरूर कर सकता हूँ कि भाई मेरा बिजनेस साइकिल 3 महीने का है, 4 महीने का है, 5 महीने का है, तो ये इसी साल के होंगे, ठीक है। ये एक अजम्पशन हो सकती है, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं कोई भी कन्विक्शन के साथ ये नहीं बता सकता कि ये डेटा कब की। एड है तो ये इस साल के भी हो सकते हैं, पिछले साल के भी हो सकते हैं। तो ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये अभी हमारे सब्सक्रिप्शन अकाउंटिंग में काम आएगी, आप याद रखिएगा। मैं इसको फिर से उस समय आपको सब्सक्रिप्शन के कॉन्टेक्स्ट में समझाऊंगा, लेकिन अभी याद रखिएगा एज एड। लेकिन मान लीजिए मैं कहता हूं फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड, आपके ये डेटर फॉर द ईयर एंडेड 5 लाख, ये मैं स्पेशली बैलेंस शीट में तो फॉर द ईयर एंडेड लिख नहीं सकता, लेकिन आपको नीचे अलग से बता रहा हूं कि ये इस साल के लिए है, तो ठीक है। अब आप बता रहे हैं तो ठीक है, मानना पड़ेगा कि भाई 5 लाख रुपए के डेटर केवल करंट ईयर की, इसमें पिछले साल का कोई मैटर नहीं। क्लियर है? ये कैसे काम आएगा अभी हम देखते हैं। तो देखिए, क्योंकि हमारा जो बेस वो है, हमारे पास रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होगा, ठीक है। समझ लीजिए आपके पास 19 20
रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, 19-20 के लिए है ये, और हमको लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीट ₹1,20,000। बिल्कुल स्टार्टिंग से बहुत ही सिंपल एग्जांपल से शुरू करता हूं। अब हमसे कहा जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाइए, कैसे दिखाएंगे सब्सक्रिप्शन रिसीट को 1,20,000। रेवेन्यू है हमारा 1,20,000, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आना चाहिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बाई सब्सक्रिप्शन 1,20,000, बस हो गया काम। सब्सक्रिप्शन रिसीव 120 कुछ नहीं बता रखा, और बस 19-20 की उसमें है, तो हमको हमारे पास कोई दूसरा रास्ता है, हमको एज्यूम करना पड़ेगा इसी साल के लिए 1,20,000 रुपए मिले। क्या इसमें कुछ पिछले साल का बात हो सकता है, जो पिछले साल बाकी रह गया वो अब आया, वो तो सकता है, लेकिन नहीं बताएगा तो हम क्या करेंगे, हमको तो मानना पड़ेगा ये करंट ईयर का। क्या इसमें अगले साल का हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वो भी उसे बताना पड़ेगा। कुछ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हो सकता है करंट ईयर के लिए जो अगले साल आएगा, वो भी हो सकता है, लेकिन ये सारी बातें तो उसे बतानी पड़ेगी क्वेश्चन, अदरवाइज हम तो बस मान लेंगे ये करंट ईयर की इनकम भी है, रिसीव और अर्न सेम चीज है, ऐसा एज्यूम कर लेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन में वो आपको कुछ बताता है, क्या आउट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ₹10,000 for 18-19, मतलब लास्ट ईयर के लिए है, एंड 5,000 for 2021। वो कह रहा है लास्ट ईयर के लिए मिला है 10,000 और करंट ईयर के लिए नेक्स्ट ईयर के लिए मिला है 5,000। सब्सक्रिप्शन still outstanding for 19-20 ₹8,000। हमको ये बता रहा है कि 10,000 पिछले साल के लिए है, 5,000 अगले साल के लिए, और अभी भी इस साल का आउटस्टैंडिंग 8,000 है। तो अब तो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, तो हमको चेंज करना पड़ेगा। अब जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे, हाँ जी, ये हम रेवेन्यू साइड बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, जो करंट ईयर में हमें मिला, एक बार हमने उससे शुरुआत की 1,20,000। लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन कितना था, -10,000, क्योंकि वो करंट ईयर की इनकम नहीं है, वो तो लास्ट ईयर की इनकम थी, मिली अब इस साल है, कैश बुक में तो लिखना ही पड़ेगा ना, कभी की भी मिली हो, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो एक्रूवल बेसिस पर है। इस साल अर्न कितना किया है, ये 10,000 इस साल अर्न नहीं किया, ये तो लास्ट ईयर किया था, लास्ट ईयर की इनकम में ले लिया था, तो ये 10,000 कम हो गया। नेक्स्ट ईयर, ये नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस में मिल गया। अब यहां आप ऐसा सोच सकते हैं ये क्या आउटस्टैंडिंग भी है और एडवांस भी एक ही साथ, तो हमारे हजारों मेंबर हो सकते हैं, उनमें से कुछ ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने अभी तक लास्ट ईयर का भी पे नहीं किया, कुछ ऐसे हैं जो उनको एडवांस भी दे जाते हैं, अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, तो इसीलिए दोनों चीजें साथ साथ हो सकती हैं, आउटस्टैंडिंग भी और रिसीव्ड इन एडवांस भी। और कुछ सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, अर्न तो हो गया लेकिन रिसीव नहीं हुआ, करंट ईयर की इनकम तो है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, ये C/Y करंट ईयर 8,000। तो हमारी जो करंट ईयर की इनकम हो गई वो हो गई 1,13,000। इस तरीके से हम इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे, राइट। अब
बार हमको कहा जाता है, और एक चीज याद रखिएगा, क्योंकि ये इनकम एक्सपेंडिचर एक्सट्रैक्ट, हमसे पूरी इंफॉर्मेशन तो है नहीं, तो हमने एक टुकड़ा बनाया है बस, एक्सट्रैक्ट। ऐसे हमसे कहा जा सकता है कि भाई बैलेंस शीट में इनको कैसे दिखाएंगे, बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट के आइटम, और इन क्वेश्चंस में, एनपीओ के क्वेश्चन में हमको लास्ट ईयर की बैलेंस शीट भी बनवाई जाती है। इंफॉर्मेशन गिवन होती है, लिखते जाते हैं। तो बैलेंस शीट लास्ट ईयर, हाँ जी, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में कोई आइटम जो हमको मालूम है, इन इंफॉर्मेशन से हमको पता है कि लास्ट ईयर के 10,000 रुपए मिले हैं, तो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग होंगे ना 10,000, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 10,000। लास्ट ईयर के एडवांस के बारे में तो कुछ मालूम नहीं कि लास्ट ईयर एडवांस मिला था, करंट ईयर के लिए ऐसा तो कोई इंफॉर्मेशन है नहीं। फिर उसके बाद बैलेंस शीट करंट ईयर, अब हमको पता है करंट ईयर के लिए आउटस्टैंडिंग 8,000 है, ये तो मिल चुका। अब जो नया आउटस्टैंडिंग है वो 8,000, लेकिन इस साल हमको पता है कुछ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस भी है, तो ये अभी हमारी लायबिलिटी रहेगी जब तक हम इसके अगेंस्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं कर देते। अब ये हमें कैसे पता कि लास्ट ईयर 10,000 रुपए लेने, ऐसा भी तो हो सकता है 12,000 रुपए लेने और 2,000 रुपए अभी तक किसी ने ना दिए, कोई मेंबर इतना नालायक हो कि अभी तक दिए ही ना, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, हम ऑब्वियस एज्यूम करते हैं। अब क्वेश्चन साइलेंट है तो मान लेंगे लास्ट ईयर 10 ही लेने थे, 10 के 10 मिल गए, जो जनरली होता है। लेकिन बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि लास्ट ईयर के सारे पैसे अभी भी ना मिले, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर मैं आपको कह रहा हूं, वो हमको क्वेश्चन बताएगा, क्वेश्चन कहेगा तो ठीक है, अदरवाइज हम जो ऑब्वियस है उसे एज्यूम करते हैं। और ऑब्वियस ये है कि 10,000 लिखा है, तो लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग भी 10,000 होगी, राइट। इस तरीके से सब्सक्रिप्शन इनकम हमको कैलकुलेट करनी है। रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, कोई एक्सपेंसेस भी इसी तरीके से इनकम एक्सपेंडिचर में एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। ये एडजस्टमेंट क्यों करनी पड़ रही है, इस तरीके से क्यों करनी पड़ रही है, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं। एक एनपीओ के अंदर अकाउंट्स उस तरीके से मेंटेन नहीं होते जैसे एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के स्मॉल एनपीओ के, जो बहुत लार्ज एनपीओ होते हैं वो पूरी अकाउंटिंग करते हैं, पूरी लेजर, फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस, और फिर अकाउंट बनाते हैं। तो फिर उसमें ये वाली स्ट्रक्चर, तो वो जैसे हमने एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बनाए हैं उसी तरीके से इनके भी बनाएंगे, बस वो नाम बदल जाएंगे और आइटम कुछ अलग अलग होंगी, अदरवाइज दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। लेकिन जो हम कर रहे हैं वो स्मॉल एनपीओ, जो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं, वो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट से करंट ईयर की बैलेंस शीट बनाते हैं रिसीट एंड पेमेंट और एडिशनल इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर। हम बैलेंस शीट में ही चेंजेस करके दिखा देते हैं, राइट। तो इसकी वजह से हमको ये रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, इनकम और एक्सपेंडिचर में कितनी अमाउंट आनी चाहिए उसके लिए कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। क्यों? रिसीट एंड पेमेंट एक कैश बेसिस अकाउंट है, वो सिर्फ आपको ये बताएगा कैश कितना रिसीव हुआ और कैश कितना हमने खर्चा किया, लेकिन एक्रूअल बेसिस के हिसाब से हमारा वो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस कितना होना चाहिए वो हमको एडिशनल इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर ही पता लगेगा। तो अब इसको कुछ बच्चे जैसे रट लेते हैं कि भाई सब्सक्रिप्शन रिसीव, इसमें क्या ऐड करना है, क्या लेस करना है। तो जैसे ऐड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, add subscription in advance last year, right? Less subscription received last year, less subscription in advance next year। इस तरीके से सब्सक्रिप्शन अर्न क्या निकल जाएगा,
सब्सक्रिप्शन अर्न। लेकिन मैं कभी एडवाइज नहीं करता कि इसको एडलेस की तरह रखिए, कोई जरूरत ही नहीं है। जिसको अकाउंटिंग की बेसिक नॉलेज है, एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग की नॉलेज है, उसे ये कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्या ऐड होते हैं क्या लेस। और ये ऐड लेस रखना तो आदमी भूलने के नहीं करता है, ऐड को लेस करेंगे और लेस को ऐड करेंगे। हमको इसकी रखने की जरूरत ही नहीं है। हमारी अकाउंटिंग एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग है। करंट ईयर में जो सर्विसेज हमने दी हैं या ली हैं, वो अमाउंट भले ही वो रिसीव हुआ या पे हुआ, उससे उसका कोई मतलब नहीं। इस तरीके से आप देखेंगे तो कभी अभी हम जब नेक्स्ट क्लास के अंदर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनाएंगे, तब आप देखेंगे यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसमें कुछ भी चेंज कर लूं मैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अदरवाइज एक फिगर लिखकर हम उसमें एक एक वर्ड एक एक लाइन चेंज करके उसके 50 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट के बाहर कोई नहीं जा सकता। तो कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करना है, राइट।